ये कहानी है एक कपल की जो छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं शहर से दूर ताकि एक दूसरे के साथ समय बिता सकें। मगर वहां जाने के बाद इनके साथ कुछ ऐसा होता है कि इनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं जेराल्ड्स गेम के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है और हम जेराल्ड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी पत्नी को लेकर के जा रहा है शहर से दूर एक लेक हाउस में। उसकी पत्नी का नाम है जेसी। इनकी बातों को सुनकर के हमें पता लगता है कि इनके रिश्ते में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं और उन्हीं चीज़ों को ठीक करने के लिए ये लोग शहर से दूर जा रहे हैं ताकि एक दूसरे के साथ 24 घंटे रहेंगे और इस तरीके से इनका रिश्ता ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे करके जैसे ही ये लोग जंगल के बीचों बीच आते हैं, इन्हें बीच सड़क पे एक कुत्ता नजर आता है जो एक मरे हुए जानवर का मांस खा रहा है। इस चीज को देखने के बाद जेराल्ड अपनी गाड़ी रोक देता है। जैसे ही कुत्ता यहाँ से भागता है, ये लोग चले आते हैं अपने लेक हाउस पे। मगर जेसी को यह बात पता है कि उस कुत्ते को भूख लगी है। वो थोड़ा सा मीट निकाल करके चली आती है बाहर और उसे प्लेट में रख करके कुत्ते को बुलाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम जेराल्ड को देखते हैं जो एक गोली खाता है ताकि अच्छे तरीके से इंटीमेट हो सके वो जेसी के साथ। ये दोनों यहाँ पर यही करने आए हैं। कुछ देर के बाद जेसी देखती है कि वो कुत्ता जंगल से बाहर आ रहा है, मगर वो जैसे ही मीट को खाता उससे पहले जेराल्ड यहाँ पे आ जाता है और जेराल्ड को देखते ही कुत्ता भाग जाता है। जेराल्ड जेसी को कहता है कि अंदर चलो। ये लोग अंदर आने लगते हैं। इन लोगों ने दरवाजों को बंद तक नहीं किया है। ऊपर आने के बाद जेसी अपने कपड़े बदलती है और जेराल्ड चला जाता है बाथरूम में। कुछ देर के बाद वो आता है हथकड़ी लेकर और जेसी को देख करके कहता है कि आज हम कुछ अलग करेंगे। वो उसके दोनों हाथों को बांध देता है। फिर जेसी को कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हूँ तो ऐसे प्रिटेंड करना कि जैसे तुम ये नहीं चाहती और मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। जेसी को ये चीज़ें पसंद नहीं आती, मगर अपने रिश्ते को सुधारने के लिए वो ये करने को भी तैयार है। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे जेराल्ड आगे बढ़ता है, जेसी के सब्र का बांध टूट जाता है और वो चिल्ला करके उसे रोक देती है। इन चीज़ों को देखने के बाद जेराल्ड भड़क जाता है। वो थोड़ी देर रुकता है और चिल्लाते हुए जेसी पे कहता है कि हमारे रिश्ते में जितनी भी दिक्कतें हैं वो सब की सब तुम्हारी वजह से हैं। जरा अपनी हालत को देखो, हमें बहुत अरसा बीत गया, हम दोनों इंटीमेट नहीं हुए, तुम हर चीज को खराब करती रहती हो। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते हैं, मगर जेराल्ड सारे के सारे इल्जाम जेसी पे लगाता है कि उसकी वजह से सब कुछ खराब हो गया, यहाँ तक कि जेराल्ड की जिंदगी भी खराब हो रही है। इन बातों को बोलने के बाद अब जेराल्ड को हार्ट अटैक आ जाता है। जेसी उसकी कोई मदद नहीं कर पाती क्योंकि उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं और एक वक्त के बाद जेराल्ड मर करके उसके ऊपर ही गिर जाता है। जेसी को एहसास होता है कि उसके ऊपर एक लाश पड़ी हुई है, वो भी बहुत भारी। वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है ताकि वो जेराल्ड को अपने शरीर से हटा सके। बहुत कोशिशें करने के बाद वो जेराल्ड को नीचे गिरा देती है। तब वो देखती है कि उसके सर से खून निकल रहा है। तब एक आखिरी बार वो आवाज लगाती है कि कहीं जेराल्ड जिंदा हो, मगर बहुत देर तक आवाज लगाने के बाद वो समझ जाती है कि जेराल्ड सच में मर गया। अब वो बहुत ही ज्यादा दुखी है, मगर उससे बड़ी चिंता की बात है कि उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं और ये लेक हाउस जंगल के बीचों बीच है। दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं है और जेसी कब तक ऐसे बंधी रहेगी उसे भी नहीं पता। वो पूरी कोशिश करती है कि वो अपने हाथों को छुड़ाए। जब नहीं छुड़ा पाती तब वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है इस उम्मीद में कि कहीं आसपास कोई इंसान हो। मगर बहुत देर चिल्लाने के बाद भी किसी से मदद नहीं मिलती। तब वो चुप होकर के बैठ जाती है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। कुछ देर के बाद उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई पड़ती है। वो समझ नहीं पाती कि कौन हो सकता है। तभी वो देखती है कि वही कुत्ता अब घर के अंदर घुस गया है, यानी कि उसे खून की महक मिल गई है। धीरे धीरे करके वो आने लगता है जेराल्ड की बॉडी के पास। इस चीज़ को देखने के बाद जेसी उसे भगाने की पूरी कोशिश करती है। वो हर तरीके की आवाज़ करती है ताकि कुत्ता भाग जाए, मगर ये कुत्ता इतनी आसानी से नहीं भागने वाला। ये कुत्ता आदमखोर बन चुका है, कुछ भी मांस खा सकता है। देखते ही देखते वो जेराल्ड की बॉडी को नोचने लगता है। ये मंजर बहुत ही भयानक है कि जेसी के सामने ही उसके पति का मांस एक कुत्ता खा रहा है। जेसी बहुत देर तक चिल्लाती है और पूरी कोशिश करती है कि वो कुत्ते को भगाए। एक वक्त के बाद अब उसकी मानसिक स्थिति भी खराब हो रही है। वो तुरंत हेल्यूसिनेट करना शुरू कर देती है। वो देखती है कि जेराल्ड जिंदा होकर के उठ गया है और उठने के बाद वो जेसी को कहता है कि देखो तुमने क्या किया, तुम हर चीज खराब करती हो और आज बात यहाँ तक आ गई कि तुमने मुझे मार भी दिया। मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। वो एक के बाद एक उसे बातें बताने लगता है और जेसी ऐसे ही परेशान होने लगती है। लेकिन धीरे धीरे अब उसकी दिक्कतें बढ़ रही है। वो अपने आप को भी हेल्यूसिनेट करके अपने सामने देखती है। अब जेराल्ड जितनी ही बुराई कर रहा है जेसी की, जेसी अपनी उतनी ही तारीफ कर रही है, जबकि असली जेसी बिस्तर पे बैठी है और उसके दिमाग में बनाए हुए दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। जेराल्ड यहाँ पर जेसी के पास आकर के कहता है कि तुम्हारी मौत भी करीब है, तुम्हारी मौत मुझसे भी दर्दनाक होगी, तुम ऐसे ही पड़ी रहोगी, भूख प्यास से तड़पोगी और एक वक्त के बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। तुम्हारे लाश को भी देखने के लिए कोई नहीं आएगा। तभी जेसी आकर के कहती है कि ऐसा नहीं होगा, तुम बहुत ही बहादुर हो,
तुम देखना एक वक्त के बाद तुम यहाँ से आज़ाद होगी और अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से बिताओगी। ये सारा का सारा खेल जेसी के दिमाग में ऐसे ही चल रहा होता है और कुछ घंटे और बीत जाते हैं। अब जेसी को बहुत ही जोर की प्यास लगी है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वो अपने आप को देखती है और कहती है कि जेराल्ड ने तुम्हारे सामने ही पानी पिया था, सर के ऊपर ही ग्लास रखा हुआ है। और ये बात जेसी को भी याद आ जाती है। वो धीरे धीरे पटरे को सरका करके ग्लास को अपने हाथों के पास लाती है और ग्लास पकड़ लेती। ग्लास पकड़ने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश है। धीरे धीरे करके वो ग्लास को लाने लगती है अपने मुंह के पास। तब उसे एहसास होता है कि हथकड़ी की वजह से उसका हाथ उसके मुंह के पास नहीं आ सकता। उसे प्यास लगी है और उसके सामने पानी पड़ा है, मगर फिर भी वो पानी नहीं पी पा रही है। और इससे बड़ी दुविधा एक इंसान के लिए नहीं हो सकती। जेसी ऐसे ही परेशान होती रहती है। तभी दूसरी जेसी उससे कहती है कि तुमने जो सूट पहना है उसका टैग तुमने ऊपर ही रखा है, उसकी मदद से तुम पानी पी सकती हो। तब जेसी ऐसा ही करती है। वो टैग को स्ट्रो की तरह बना लेती है और फाइनली पानी भी पीती है। मगर अब धीरे धीरे उसका शरीर बहुत ही ज्यादा थक चुका है और उसे भूख भी लगी है। वो अपने शरीर को संभाल नहीं पा रही, इसीलिए एक वक्त के बाद वो सो जाती है। आधी रात में जब उसकी आंख खुलती है तब वो पूरे कमरे को ध्यान से देखने लगती है और एक वक्त के बाद उसकी नजर पड़ती है एक कोने में। ध्यान से देखने के बाद उसे एहसास होता है कि यहाँ पर एक शैतान खड़ा है जिसकी शक्ल सूरत बहुत ही भद्दी है और वो बहुत लंबा है। जेसी बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है। धीरे धीरे करके वो शैतान उसके पास आने लगता है, मगर जेसी बहुत ही समझदार है। वो अपने आप को कहती है कि यह सच नहीं हो सकता, ये बस मेरे दिमाग की बनावट है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। वो बार बार उस शैतान को देख करके कहती है कि तुम सच में यहाँ पर नहीं हो। तभी वो शैतान एक डब्बा खोलता है जिसके अंदर बहुत सारी ज्वेलरी है और इंसानों की हड्डियां भी है। मगर जेसी एक के बाद एक इसी वाक्य को दोहराती रहती है कि तुम सच नहीं हो, और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर के बाद उसे जेराल्ड की आवाज सुनने को मिलती है। जेराल्ड उससे कहता है कि यह शैतान बहुत ही खतरनाक है, ये मूनलाइट से बना हुआ है और ये तुम्हारी मौत बन करके यहाँ पे आया है, बड़ी बेरहमी से ये तुम्हें मारेगा। इतना कहने के बाद वो जेसी को माउस कह के बुलाता है। तब उसे याद आता है कि उसके पिता भी उसे माउस कह के बुलाते थे। और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक। हम जेसी के बचपन को देखते हैं जब अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए बाहर गई थी। एक शाम वो अपने पिता के साथ बैठ करके सनसेट देख रही थी। तब उसके पिता ने उसे धीरे धीरे अपने पास बुलाया और उसके साथ गलत करने की कोशिश की। जेसी की उम्र उस वक्त 12 साल की थी। उसे पता था कि यह क्या हो रहा है। तब उसके पिता रुक गए, मगर धीरे धीरे उन्होंने मैनिपुलेट करना शुरू किया जेसी को। पहले तो उन्होंने माफी मांगा और कहा कि वो बहुत ही ज्यादा शर्मसार है उन्होंने जो कुछ भी किया है। मगर वो धीरे धीरे इस बात को जेसी के दिमाग में डालने लगे कि जो कुछ भी हुआ था उसके लिए जेसी ने उन्हें खुद उकसाया था और ये उसकी ही गलती है। और अगर ये बात वो अपनी माँ को जा करके बताएगी तब उसकी माँ उसे ही डांटेगी और कहेगी कि तुमने गलत किया है अपने पिता के साथ। इन सारे उधेड़ बुन में जेसी ऐसे ही फंसी रह गई और उसने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया। मगर ये बात उसे हमेशा से अंदर से खाती रही और जैसा उसके पिता ने किया था वैसा ही मैनिपुलेशन शादी के बाद उसके साथ जेराल्ड करने लगा। उनके रिश्ते में जितनी भी दिक्कतें आती थी जेराल्ड कहता था कि ये सारी की सारी चीजें जेसी की वजह से है। तभी वर्तमान समय में जेसी देखती है कि उसके पैर को मूनलाइट चाट रहा है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखती है कि मूनलाइट नहीं बल्कि कुत्ता पैर चाट रहा है। तब वो उसे पैर मारने की कोशिश करती है, वो उसे काटने लगता है। जेसी डर करके पीछे हट जाती है और बार बार उसे भगाती है। तब कुत्ता दोबारा चला जाता है जेराल्ड के लाश के पास और उसे फिर से खाना शुरू कर देता है। तभी जेसी दोबारा जेराल्ड को देखती है। वो कहता है कि अभी तुम्हारे शरीर में थोड़ी बहुत ताकत बची हुई है जिसकी वजह से तुम कुत्ते को भगा पा रही हो, मगर कुछ देर के बाद वो ताकत भी खत्म हो जाएगी। तब वो कुत्ता तुम्हारे पास आएगा। कब तक वो मेरे सड़े हुए मांस को खाता रहेगा? तुम्हारी बॉडी जैसे ही थोड़ी कमजोर पड़ेगी वो आएगा और तुम्हें नोच नोच के तुम्हारे ताजे मांस को खाएगा। और अगर वो कुत्ता एक बार को इस बात को भूल भी जाए तो मूनलाइट नहीं भूलने वाला। वो आएगा और तुम्हें बहुत ही तड़पा के मारेगा। तो तुम बस इंतजार करो अपने घिनौने मौत का। तभी जेसी अपने आप को देखती है। दूसरी जेसी उससे कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और इस बात को याद रखना कि मूनलाइट सच में नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग की एक कल्पना है। जैसे तुम्हारे दिमाग की कल्पना ने हम दोनों को बनाया है वैसे ही मूनलाइट को भी बनाया है। इस बात को सुनने के बाद जेराल्ड हंसने लगता है और कहता है कि मूनलाइट कोई कल्पना नहीं है। जरा जमीन पे देखो, तुम्हें खून के धब्बे पे बड़े बड़े पैरों के निशान नजर आएंगे। इतने बड़े पैर ना तुम्हारे हैं ना मेरे, इतने बड़े पैर सिर्फ और सिर्फ मूनलाइट के हैं। इन बातों को सुनने के बाद पहली बार जेसी डरती है। तभी दूसरी जेसी उससे कहती है कि मेरी तरफ देखो, ये समय डरने का नहीं है, अपने आप के लिए लड़ने का है। बचपन से तुमने कभी भी अपने आप के लिए लड़ाई नहीं की। जब तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ गलत किया तब भी तुम डरी रही और तुमने कुछ नहीं बोला। तुम जवानी में और भी ज्यादा खूबसूरत थी,
फिर भी तुमने अपने से ज्यादा उम्र के आदमी से शादी कर, ऐसे आदमी से जो बिजनेस के बहाने हमेशा टूर पे जाता था, और तुम्हें यह बात पता था कि टूर पे जाने के बाद वो क्या करता था। वो हर वक्त तुम्हारे ऊपर चीट कर रहा था, मगर फिर भी तुमने अपने लिए लड़ाई नहीं की। तुम अपने आप को और काबिल बना सकती थी अपने बिजनेस को बड़ा बना करके, मगर तुमने सब कुछ त्याग दिया। लेकिन आज वो समय है जब तुम्हें अपने आप के लिए लड़ना पड़ेगा, वरना तुम जिंदा नहीं बचने वाली। अपने पूरे जीवन को याद करो, उन सारी शक्तियों को जोड़ो और यहाँ से बाहर निकलो। इन सारी बातों को सुनने के बाद जेसी के अंदर हिम्मत आती है और उसे याद आता है कि ब्लड बहुत ही स्लिपरी होता है, और अगर उसका हाथ स्लिपरी हो जाए तो हथकड़ी से उसका हाथ भी बाहर आ सकता है। वो देखती है कि बगल में ही शीशे का ग्लास पड़ा हुआ है। जेसी को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, मगर उसे पता है कि यही उसके पास रास्ता है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो मारी जा सकती। ग्लास को तोड़ने के बाद कांच से वो अपने हाथ को काटती है। अब उसका हाथ खून से भर चुका है और वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे भी अपने हाथ को हथकड़ी से बाहर निकाल। इसमें उसकी चमड़ी निकलने लगती है और ये मंजर बहुत ही भयानक होता है, मगर जेसी नहीं रुकती। वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है और एक परत की चमड़ी को उधेड़ने के बाद हथकड़ी से अपने हाथ को बाहर निकाल लेती है और भाग करके जाती है बिस्तर के दूसरे कोने पे, जहाँ पर हथकड़ी की चाबी रखी है। उसने अब अपने दूसरे हाथ को भी छुड़ा लिया है, मगर अब वो बहुत ही ज्यादा दर्द में है। उसके शरीर के हर एक अंग में दर्द हो रहा है और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही। पिछले 2 दिनों से वो बंधी हुई थी, ना उसने खाना खाया है ना पानी पिया है, और यहाँ तक कि उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। वो ठीक से चल नहीं पाती, मगर उसे पता है कि किसी भी कीमत पे उसे निकलना है इस जंगल से बाहर। मगर वो जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ती है, बेहोश होकर के गिर जाती है जमीन पे और समय ऐसे ही बीतने लगता है। कुछ घंटों के बाद जब उसकी आंख खुलती है, तब सबसे पहले उसकी नजर पड़ती है उसी कुत्ते पे। वो देखती है कि वो कुत्ता किसी को देख करके डर रहा है और एक वक्त के बाद भाग जाता है। तभी उसकी नजर पड़ती है मूनलाइट पे, जो चला आता है जेसी के करीब। जेसी उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम सच नहीं हो, तुम बस मेरे दिमाग की बनावट हो। मगर मूनलाइट उसके पास आकर के फिर से डब्बे को खोल देता है। तब जेसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो देखती है कि डब्बे के अंदर पहले की तरह ही हड्डियां और ज्वेलरी है। वो अपने हाथों को देखती है, उसे अपने शादी की अंगूठी नजर आती है। उसे पता है कि उसका पति मर चुका है, उसकी शादी खत्म हो गई। वो उस अंगूठी को निकाल करके डब्बे में डाल देती है और मूनलाइट चला जाता है यहाँ से। जेसी दोबारा अपने आप को समेटती है और भाग करके आती है नीचे और बैठ जाती है अपनी कार में। वो कार चला रही है, मगर उसकी आंखें बार बार बंद हो रही हैं और एक वक्त के बाद उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। तब उसकी कार जाकर के टकराती है एक पेड़ से, मगर यहाँ पर आसपास में और भी लोग रहते हैं। वो इस हादसे को देख लेते हैं और भाग करके आते हैं जेसी के कार के पास। जेसी अभी भी जिंदा होती है। सारे लोग उसे हॉस्पिटल लेकर के आते हैं और समय ऐसे ही बीतने लगता है। कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं कि जेसी पूरी तरीके से ठीक हो गई है। पुलिस वालों ने जब उससे पूछा तो जेसी ने कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि वहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि जेसी के मुताबिक उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। जेराल्ड के मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस का सारा पैसा अब जेसी को मिल गया है, जिन पैसों की मदद से जेसी ने एक फाउंडेशन खोला है सिर्फ उन लड़कियों के लिए जिनके परिवार वालों ने कभी उनके साथ गलत करने की कोशिश की हो। जेसी अब पूरे तरीके से बदल चुकी है और हर वो चीज करने की कोशिश कर रही है जो वो पहले नहीं कर पाई थी और उसका मन था। सबको लग रहा है कि उसकी जिंदगी परफेक्ट है, मगर उस हादसे के बाद से जेसी कभी भी सो नहीं पाती। जब भी वो रात में सोती है उसे मूनलाइट नजर आता है और उसके दिमाग में अब ये बात बैठ गई है कि मूनलाइट सच में है, क्योंकि पुलिस वालों ने जब पूरे घर की तलाशी ली तो उन्हें सारी चीजें मिल गई, मगर जेसी की शादी की अंगूठी नहीं मिली जो उसने मूनलाइट को दिया था। अब समय ऐसे ही बीतने लगता है और 6 महीने का वक्त बीत जाता है। एक दिन जब जेसी अखबार पढ़ रही होती है तब उसमें खबर आया होता है कि एक सीरियल किलर को पुलिस वालों ने पकड़ा है जिसका नाम है रेमंड। जब वो रेमंड की तस्वीर देखती है तब उसे पता लगता है कि ये इंसान कोई और नहीं बल्कि मूनलाइट है। तब हमें उसकी पूरी कहानी पता लगती है कि रेमंड नाम का एक शख्स है जो बिल्कुल शैतान की तरह दिखता है, क्योंकि उसे एक बीमारी है जिसका नाम है नेक्रोफिलिया। इस बीमारी की वजह से उसका शरीर पूरी तरीके से बदल चुका है और धीरे धीरे मानसिक तौर पर भी रेमंड बीमार हो गया। वो लोगों के कब्र को खोदता था और अंदर से उनकी हड्डियां निकाल लेता था मरे हुए लोगों के। उसके साथ साथ वो इनकी ज्वेलरी को भी कलेक्ट करने लगा। धीरे धीरे जब उसकी मानसिक हालत और खराब हुई तो वो जिंदा लोगों को भी मारने लगा और यहाँ तक कि जितने भी जिंदा मर्द होते थे वो मारने से पहले उनका बलात्कार भी करता था। हर तरफ उसका खौफ बढ़ते जा रहा था। धीरे धीरे जैसे पुलिस वालों को उसके बारे में पता लगा, पुलिस वालों ने रेड मारा उसके घर पे। वहां जाकर के उन लोगों ने देखा कि रेमंड की एक बहन थी और उसका पति था। उसने उन दोनों को मार दिया है और मारने के बाद उसकी बहन का जो पति था उसके शरीर के सारे चमड़ी को उधेड़ के खा भी गया है वो। लेकिन फाइनली उसे पुलिस वालों ने अब गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उसने एक आदमी को पकड़ा था और उसके कान को काट रहा था।
जिससे बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगा था वो आदमी। और पुलिस वाले पहुंचे और उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अब जेसी को पूरी बात समझ में आ चुकी है कि जिस शख्स को उसने लेक हाउस में देखा था वो सच में था, मगर उसे औरतों में कोई रुचि नहीं थी। इसीलिए उसने कुछ भी गलत नहीं किया जेसी के साथ, उसे मर्दों में रुचि थी। और जब वो उसे मारने आया उस वक्त जेसी ने अपनी अंगूठी उसे दे दी। उसी वक्त रेमंड का टारगेट पूरा हो गया। उसे सिर्फ चीजें कलेक्ट करनी थी। उसका कलेक्शन पूरा हुआ, इसीलिए उसने जेसी को बख्श दिया। मगर जेसी को कैसे भी अपने डर पे काबू पाना है। अभी भी उसका मन उसे डरा रहा है कि वो कोर्ट में ना जाए उस शख्स को देखने के लिए। मगर जेसी को हमेशा के लिए अपने डर को खत्म करना है। वो अपने आप को संभालती है और पहुंच जाती है कोर्ट हाउस में। वहां जाते ही उसकी नजर पड़ती है रेमंड पे। पहली बार वो उसे दिन के उजाले में देख रही है। रेमंड उसके सामने खड़ा है। जैसे ही रेमंड जेसी को देखता है वो वही शब्द दोहराने लगता है जो जेसी उसे बोला करती थी कि तुम सच नहीं हो और तुम मूनलाइट के बने हो। रेमंड उसे ध्यान से देखती है। तब रेमंड को इस शख्स के अंदर अपना पिता नजर आता है, उसके साथ साथ जेराल्ड भी। यानी कि उसकी जिंदगी के जितने भी डर रहे हुए हैं वो सारे अपने डरों को देख रही है। आज वो बिल्कुल भी नहीं डरती। रेमंड के पास जाती है और कहती है कि तुम मेरी उम्मीद से बहुत छोटे हो। वो ये शब्द अपने पिता को और उसके साथ साथ जेराल्ड को भी बोल रही है, क्योंकि बड़े होने के बावजूद इनकी जो हरकतें थी वो बहुत ही ज्यादा छोटी थी। और इसी चीज को यहाँ पर जेसी बोल रही है। आज उसने अपने डर का सामना किया है। वो मुस्कुराती हुई आती है बाहर और खुले सड़क पे निकल जाती है, क्योंकि असली तौर पे अब वो आजाद हुई है और उसके असली जीवन की शुरुआत अभी हुई है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।